बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 14 का हमारे पास आज ये इंशाल्लाह आखिरी वीडियो होगी जिसमें हमने थ्योरी के 3 टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। और वो है नंबर 1 हमारे पास ह्यूमन आई, नंबर 2 इज़ थिन लेंस फार्मूला एंड नंबर 3 इज़ रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। ठीक है। अच्छा, ह्यूमन आई उन लोगों के लिए तो बड़ा आसान है जिन्होंने 9 क्लास में बायोलॉजी ली है। ठीक है, उनके लिए डायग्राम भी बड़ी आसान हो जाएगी और पूरा का पूरा प्रोसेस ही बड़ा आसान है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिन्होंने कंप्यूटर ली थी, ठीक है, उनके लिए थोड़ा सा ये टॉपिक मुश्किल होगा। लेकिन बस याद कर लो, मैंने बेसिकली बुक में बहुत बड़ा है, 1.5 से 2 पेज का है, मैंने बहुत शॉर्ट कर दिया है। शॉर्ट क्यों कर दिया कि बेसिकली कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी जरूरी है करना, कवर करना। ठीक है, छोड़ना यार, वैसे रिड्यूस सिलेबस काफी हद तक रिड्यूस हो चुका है तो हमने अब मजीद इसको रिड्यूस करना नहीं है। तो जो भी टॉपिक है हमने कर लेने, एक बार देख लोगे वीडियो को, एक बार समझ लोगे, बस इतना बहुत है मेरे ख्याल से। ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास ह्यूमन आई में है क्या? जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी उनके लिए तो कोई मसला नहीं है। ह्यूमन आई बेसिकली यार अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। वही काम करती है जो कैमरा करता है, लेकिन कैमरा से फार बेटर है। क्यों? क्योंकि कैमरा एक इंसान ने बनाया और ह्यूमन आई अल्लाह ताला की तख्लीक करता है। ठीक है, तो अल्लाह ताला की तख्लीक में ना तो कोई नुक्स हो सकता है ना कोई मसले हो सकते हैं। ठीक हो गया। अब ह्यूमन आई में है क्या चीजें? ह्यूमन आई फंक्शन इज मच सेम एज अ कैमरा। द आई कंसिस्ट ऑफ स्केलरा, रेटिना और कोराइड। ठीक है, अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गड़बड़ हो तो यार मैं बड़ी मात्रा चाहूंगी, मैं खुद बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं हूँ। ये डायग्राम मैंने अपनी बहन से बनवाई है। ठीक है, मेरी डायग्राम भी खराब है। डायग्राम तुम बुक से भी देख सकते हो, मैं बुक का पेज नंबर अभी तुम्हें मैंने बता देता हूँ। ठीक है। अच्छा, enclosed in a cavity filled with a fluid called the verterius humor। ठीक है, ये एक पूरा जो आपकी आंख होती है ना, वो एक मतलब फिल्ड होती है एक चीज के अंदर, मतलब उसके अंदर रखा हुआ होता है। ठीक है, ये पूरा आपके पास उसके अंदर रेटिना सारी चीजें। ठीक है, हमने सिंपल क्या करना है, हमने स्केलरा, कोराइड और रेटिना को थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस करना है, यानी कि मतलब एक एक पैराग्राफ हमारे लिए इनफ होगा। ठीक है, तो मैंने अब ये मिटाना है। डायग्राम तुम्हारे पास बनी हुई है, जिनके पास बुक नहीं है वो यहां से डायग्राम को जूम करके देख के बना सकते हो। जिनके पास बुक है, अगर वो चाहते हो यहां से चीज समझ में नहीं आ रही तो वो बुक से बना सकते हो। ठीक हो गया, मैं इसको मिटा रहा हूं, डायग्राम आपके पास बनी रहेगी। अच्छा जी। अच्छा, अब हमारे पास हमने इन 3 पार्ट्स को डिफाइन करना है। ठीक है, 3 पार्ट्स हैं क्या क्या? नंबर 1 स्केलरा, कोरॉइड और रेटिना। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ जिन्होंने 9 में बायोलॉजी पढ़ी है वो अपना वही वाला यहाँ पर भी इसको घुसा सकते हैं। खैर हो गई, आपका काम सही होगा। हमने बेसिकली सिंपल सी बात बतानी कि ह्यूमन आई का फंक्शन क्या है और कुछ भी नहीं करना हमने। ठीक है, एक तरीके से समझो कि तुम बायोलॉजी का एक टॉपिक है, तुम यहाँ पर फिजिक्स में पढ़ रहे हो। ठीक हो गया। अच्छा, स्केलरा इज अ थिक एंड इम्परमेबल टू लाइट रेज एज एन अ कैमरा। ठीक है, बट फ्रंट पार्ट कॉल्ड कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट। इसका जो फ्रंट पार्ट होता है वो कॉर्निया, वो के जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। द कॉर्निया अलाउ, असल काम ही कॉर्निया का है। कॉर्निया अलाउ करता है लाइट को एंटर करने के लिए आपकी आई के अंदर। और हमने देखा होगा अक्सर बेशतर कि जब बहुत ज्यादा तेज रोशनी आती है ना, हमारी ये जो बॉल्स होती हैं, हमारी जो आंखें होती है ना, थोड़ी सुकड़ जाती हैं। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ लाइट ऑटोमेटिकली एडजस्टेड एंटरिंग द लेंस ऑफ आई। यार बेसिकली आप सब छोड़ो ना, आप ये देखो कि तकलीफ किसकी है? अल्लाह की है, तो इसमें कोई मसला तो हो ही नहीं सकता। तो अगर बहुत तेज रोशनी आती है ना, हमारी आंखें खुद ब खुद मतलब इस टाइप की हो जाती हैं कि वो मतलब सारी लाइट को अंदर एंटर ही नहीं होने देती। ठीक है, तो ये एक कुदरती चीज है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास स्केलरा का काम, बिल्कुल सिंपल थी। मैंने इसको बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में शॉर्ट कर दिया। Number 2 is choroid. The rays of light from an object are focused and converged by the lens on the retina. असल काम रेटिना का है। रेटिना बेसिकली जो है ना, वो असल आपके पास ह्यूमन आई के अंदर काम करा। बायोलॉजी वाले शायद मुझसे इत्तेफाक करें थोड़ा सा, और अगर मैं इस टॉपिक में थोड़ी सी गलती करूं तो जो लोग जिन्होंने बायोलॉजी अभी पढ़ी है रिसेंटली, वो मुझे थोड़ा सा गाइड भी कर सकते हैं कि सर ये टॉपिक इस तरह नहीं इस तरह होगा। मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा इस बात को अगर ये चीज़ मुझे हो। एक बात याद रखना, जो भी चीज़ मुझे बताते हो ना, तो मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ। मुझे बहुत सारे लोग अगर कोई चीज़ मेरी गलती को पकड़ोगे ना, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मुझे कोई सही चीज़ बता रहा है। तो इसमें घबराना नहीं। अगर कोई ऐसा टॉपिक, ऐसी चीज़ जो कि ये बेसिकली बायोलॉजी का, तो जिसने भी रिसेंटली बायोलॉजी पढ़ी उसकी चीज़ बिल्कुल पक्की होगी, तो मुझे ज़रूर बताना कि जहाँ पर मैं थोड़ा सा मतलब लैग कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया है स्केलरा और नंबर 2 इज कोराइड। कोराइड मैंने 2 लाइन में समाप्त किया किसी तरीके से, और अब एक आखिरी पार्ट है रेटिना, और उसके बाद फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। द नेक्स्ट पार्ट जो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये हमारे पास है रेटिना का। बेसिकली यार रेटिना काम क्या करता है? आपने देखा होगा अक्सर बेशतर, आपको कोई चीज देख के याद आती है, ये चीज मैंने पहले भी देखी है। तो रेटिना का काम क्या है? रेटिना ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिक सिग्नल्स टू द ब्रेन। ये डायरेक्ट ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप जो भी तस्वीर को देखते हो जज करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने सूरज को देखा है, आप
बोलोगे यार दिन की रोशनी हो रही है, रात की रोशनी हो रही है, तो रेटिना का जो डायरेक्ट ताल्लुक है ना वो ब्रेन के साथ है। ये अपनी सारी जो न्यूज है, सारी चीजें ये ब्रेन तक पहुंचा रहा है। तो रेटिना इज द मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, ठीक है। Image form on the retina is inverts and reverts. The brain interprets this and the image are seen erect. ठीक है, ये हमारे पास ह्यूमन आई का टॉपिक है जिसको मैंने कोशिश की है कि थोड़ा सा शॉर्ट करके बताऊं, ठीक है। बायोलॉजी वाले लोग जरूर हाजिर हों और मुझे बताएं कि इसमें अगर मेरे पास कोई गलती हुई हो, कुछ भी XYZ जो भी गलती हो, मुझे कंफर्म करना। और ज्यादा बेहतर पता है क्या होगा, ज्यादा बेहतर ये होगा कि अपने पास लिख के, ठीक है, तुम जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी लड़की है या लड़का है, वो अपने पास लिखेगा एक पेज पे ह्यूमन आई, ठीक है, डायग्राम बनाएगा और मुझे उसकी तस्वीर खींच के मुझे फेसबुक पे भेज देगा। मेरा लिंक आपके पास इस चैनल के अबाउट में मैंने उसमें अपना लिंक भेजा हुआ है, ठीक है। तो मैं वहां से कंपेयर कर लूंगा, यार ये चीज सही है, तो फिर मैं इस टॉपिक को फिर से करा दूंगा एक बार, कोई इशू नहीं है। अपनी गलती से सीखना असल मामला, ठीक है। जितने तुम में से जिसको लगता है उसकी बायो अच्छी है और वो ये देख रहा है कि नहीं यार ये टॉपिक जो है ना थोड़ा सा गड़बड़ करवा दिया सर ने, और जाहिर है सर बायो के हैं नहीं तो उनको कोई खास पता नहीं, मैंने बड़ा शॉर्ट किया है, ठीक है। तो वो मुझे सही से एक पर्चे पे लिख के मुझे वो भेज सकता है, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी और मैं बड़ा अप्रिशिएट करूंगा आपको कि अगर आप मेरा ये काम करोगे, ठीक है। ये हमारे पास हो गया ह्यूमन आई का टॉपिक। नॉट इंपॉर्टेंट, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी करना हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है कि अल्लाह ना करे अगर आ जाए इसमें से कोई MCQ बन जाए तो हम उसको कर सकें, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होगा थिन लेंस फार्मूला करते हैं, पहले थोड़ा सा बड़ा है, उसके बाद हम करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, ठीक है। अच्छा, हमारे पास सवाल है थिन लेंस फार्मूला, ठीक है। हमने मिरर इक्वेशन की थी, ठीक है। उसमें मिरर लगा हुआ था और लाइट जब टकराई थी तो टकराने के बाद वापस आई थी, ठीक है। इसमें बीच में हमारे पास लेंस लगा हुआ है और लाइट, ये ऑब्जेक्ट है, लाइट जब टकराएगी तो बेंड होके क्रॉस हो जाएगी, यानी कि उससे गुजर जाएगी, यहां पर वापस नहीं आएगी, बिकॉज लेंस हमारे पास ट्रांसपेरेंट होता है और इसमें से लाइट क्रॉस हो जाती है, ठीक है। ये वाली बात क्लियर है। अच्छा, डायग्राम में जो चीज मैंने ब्लैक से बनाई है, अच्छा अब तो मैं समझ में नहीं आएगी कौन सी चीज, क्योंकि वो मेरे ख्याल है वीडियो में ऐसा होता है, ठीक है। तो ये लेंस जो है ना ये ब्लैक से बनाना, और ये जो लाइन है ना ये वाली, ये ब्लैक से बनाना। बाकी तुमने सारी चीजें, ये जो लाइट क्रॉस होके जा रही है, तुमने सारी चीजें ब्लू से बनानी है, ठीक है। अच्छा, ये जस्ट एक प्रेजेंटेशन के लिए, कोई कंपलसरी नहीं है, तुम्हारी मर्जी। डायग्राम में कोशिश करना कि पेंसिल से ही बनाओ, लेकिन ब्लू कलर का इस्तेमाल डायग्राम में करोगे तो बेहतर है। थिन लेंस फार्मूला है क्या, वही वाला है जो कि मिरर इक्वेशन है। मिरर इक्वेशन यही निकली थी 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये सवाल आता नहीं था, लेकिन अब चैप्टर नंबर 14 में क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप हट चुका है तो मे बी पॉसिबल कि इस साल ये आ जाए। अगर ये आएगा तो मिरर इक्वेशन नहीं आएगी, मिरर इक्वेशन आएगी तो ये नहीं आएगा, ये फैक्ट है। The nature and position of the image formed by a lens can be calculated। हम उसको कैलकुलेटेड किस तरह करते हैं, हम उसको करते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q के फॉर्मूले से। और एक लाइन बता दी है, p हम सबने चैप्टर नंबर 13 किया, उसके न्यूमेरिकल्स किए, तो किसी को अटकना नहीं चाहिए यहाँ पे कि p क्या होता है। p होता है ऑब्जेक्ट, f क्या होता है, f होता है फोकल लेंथ, एंड व्हाट इज q, q इज इमेज। यही है, p द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, q द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस, एंड f द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। तो इसमें हमें नहीं अटकना चाहिए। अब इसके 3 मेन पॉइंट्स हैं, उन 3 पॉइंट्स के बाद हमारे पास थिन लेंस फार्मूला की कहानी खत्म। डायग्राम आपके सामने, हमने ये ऑब्जेक्ट को रखा, ये लेंस है, मैंने जब यहां से लाइट को क्रॉस कराया तो लाइट यहां से गई, टकराई, और यहां पे जाके मेरे पास इसका इमेज बन गई जो कि अपोजिट होती है। और यहां लेंस से लेके इस f तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ है, लेंस से लेके इमेज तक का डिस्टेंस q है, एंड लेंस से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस p है, जो कि बात मैं यहां पे कर चुका हूं, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास इसके 3 पॉइंट्स हैं, उन 3 पॉइंट्स को करना है ताकि हमारा ये वाला काम खत्म हो, थिन लेंस फार्मूला। फिर हमारे पास एक टॉपिक रह जाएगा एंड वो टॉपिक होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। अच्छा जी, थिन लेंस फार्मूला तो हम लोगों ने देख लिया। थिन लेंस फार्मूला है क्या, यानी कि 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ठीक है। इसके जो असल 3 पॉइंट्स है वो ये हैं। सबसे पहले पैराग्राफ लिख दोगे, दिस फार्मूला इज कॉल्ड थिन लेंस फार्मूला, ठीक है। इट इज अप्लाइड टू बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। देखो मिक्सअप नहीं करना, अगर तुमने वर्ड लेंस की जगह पर मिरर यूज कर दिया सारी कहानी हो गई उल्टी, ठीक है। अच्छा, इसके 3 पॉइंट्स हैं क्या, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड
फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस, जितने भी हमारे पास डिस्टेंस होंगे हम उसको मेजर करेंगे लेंस से, यानी कि लेंस से लेके इमेज तक का डिस्टेंस, लेंस से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, यानी कि हमने अपना जो मेन मरकज बनाना है हमने लेंस को बनाना है, ठीक है, वहां से हमने सारे डिस्टेंस को मेजर करना है। नंबर 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड रियल पॉइंट्स आर पॉजिटिव वेयर डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड वर्चुअल पॉइंट्स, वही वाली कहानी है, रियल पॉइंट पर जब बात आएगी, यानी कि जब रियल इमेज की बात आएगी तो सब चीजें पॉजिटिव होंगी, एंड व्हेनेवर जब भी वर्चुअल इमेज बनी तुम्हारे पास चीजें नेगेटिव आना शुरू हो जाएंगी। ये हम चैप्टर नंबर 13 में बिल्कुल डीपली जाके कर चुके हैं। नंबर 3 पॉइंट, the focal length of convex lens is positive and the focal length is concave lens is negative। अगर तुम थोड़ा सा पीछे जाओ और चैप्टर नंबर 13 में जाओ तो कॉन्केव मिरर की सारी चीजें पॉजिटिव थी और कॉन्वेक्स मिरर की कुछ चीजें नेगेटिव थी। बिल्कुल उल्टा हिसाब शुरू हो गया। यहां पर क्या है कि कॉन्वेक्स लेंस का सब कुछ पॉजिटिव होगा और कॉन्केव लेंस की कुछ चीजें नेगेटिव होंगी। बस ये वर्डिंग्स के फर्क को याद रखना, ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने एक नोट से इसको मतलब थोड़ा समराइज किया है, बुक में थोड़ा सा और लेंथी लिखा हुआ है लेकिन मैंने इसको थोड़ा समराइज कर दिया मामला, ताकि तुम्हारा ये काम 1 से 1.5 पेज के अंदर हो जाए, ठीक है। उम्मीद है कि ये वाला सवाल शायद आ जाए, अगर तो मिरर इक्वेशन नहीं आती तो। अगर मिरर इक्वेशन आएगी तो याद नहीं आएगा, क्योंकि मिरर इक्वेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया आपके पास थिन लेंस फार्मूला। अब अपने लास्ट टॉपिक करना है आज का, जो कि हमारे पास है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। सो फाइनली आखिरी सवाल पर पहुंच गए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। डायग्राम को देख के घबराना नहीं, ठीक है, थोड़ी सी मिक्सअप है, मेरे पास जगह कम होती है इसीलिए मैंने पेज नंबर मेंशन कर दिया, पेज नंबर 285, ठीक है, 285 पेज पे ये डायग्राम आपको इसी तरीके से दी हुई है, चाहो तो वहां से बना लेना। इसमें 2 चीजें हैं, ठीक है, इतने बड़े पैराग्राफ को देखने से पहले ये 2 चीजें सुन लो। 2 चीजें क्या है, हमें रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बताया है। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब भी लाइट प्रिज्म के अंदर जाएगी तो वो बेंड होगी। बेंड से मुराद लाइट अगर इस तरीके से टकराई है प्रिज्म के साथ तो वो उस प्रिज्म के जाने के बाद इस तरीके से बेंड हो जाएगी, यानी कि ऐसे आ रही थी लेकिन अब ये ऐसे बेंड हो गई, ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट, यानी कि रिफ्रैक्शन में लाइट बेंड होती है, ठीक है। अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे थे, ये पहला कॉन्सेप्ट हमने पता कर लिया। नंबर 2 इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये बन रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये बन रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दोनों चीजें होंगी इक्वल, जो कि था स्नेल्स लॉ या लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का दूसरा पॉइंट, ठीक है। कहानी क्या है, मैं जस्ट समराइज कर रहा हूं, ठीक है, तुम इसको खुद से चीजों को कर सकते हो। कोशिश करना कि ये जो चीजें हैं जिनको मैं ब्लू से ये वाले मार्कर से मैं मतलब ब्रैकेट लगा रहा हूं ना, इनको कोशिश ये करना कि इनको तुम अलग से मेंशन कर दो, ताकि तुम्हारे पास एक तो तुम्हारी थोड़ी सी प्रेजेंटेशन भी अच्छी चली जाएगी और इससे ये भी होगा कि तुम्हें तुम्हारा पेपर साफ सुथरा लगेगा, बस ये समझो आप, ठीक है। तो ये जो चीजें मैं ब्रैकेट से मेंशन कर रहा हूं कोशिश करो कि इसको तुम अलग से लिख दो, ठीक है। अच्छा जी, कहानी क्या हो रही, कहानी ये हो रही कि एक लाइट है, ठीक है, वो टकराई है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल इंग्लिश मैंने इसको बना दिया आपके लिए। EF टकराया और वो बेंड हुआ और बेंड होने के बाद वो थोड़ा सा नीचे की तरफ झुक गया टुवर्ड्स द रे EF स्ट्राइक द फेस AB ऑफ प्रिज्म। ये रहा फेस AB, यहां पर ये EF टकराया, ठीक है। ऑन एंटरिंग द प्रिज्म दिस रे बेंड टुवर्ड द नॉर्मल OL, ठीक है, ये बेंड हो गया, ये L की तरफ बेंड हो गया, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस F, ठीक है। इट बेंड्स टुवर्ड्स द बेस BC ऑफ प्रिज्म, ये बिल्कुल बेस की तरफ बेंड होना शुरू हो गया। The refracted ray FG on emerging out of prism further bend away from normal PQ at point of incidence, ये further bend हुआ point of incidence पे जाके, और the emergent ray GH bends further towards the base BC of prism। The main point इस पूरे पैराग्राफ का लास्ट लाइन में वो क्या है, the angle EFO, यानी कि कौन सा एंगल, एंगल E, एंगल F, एंगल O, ये जो एंगल है ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल LFG यानी कि L, F और G, ये जो हमारे पास एंगल बना है ये हमारे पास है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये साबित कर रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। डायग्राम को तुम पेज नंबर 285 से मजीद देख सकते हो, और इस टॉपिक को एक बार और भी फाइनल से पहले कर लेंगे, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये इतना ज्यादा कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे नहीं लगता, ठीक है। मे बी पॉसिबल आ सकता है और बहुत सारे टीचर्स का गैस हो कि ये आ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता। अच्छा,
हमारे पास चैप्टर नंबर 14 की थ्योरी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट। परेशान नहीं हुआ करो, ठीक है, चैप्टर्स आ जाएंगे, बिल्कुल परेशान ना हो। मैं कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द काम कर दूँ, लेकिन कभी कभार काम लेट हो जाता है। इसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल्स, और जिस दिन चैप्टर नंबर 14 के न्यूमेरिकल्स आएंगे उसी दिन चैप्टर नंबर 15 भी आ जाएगा, बिकॉज चैप्टर नंबर 15 में सिर्फ 2 टॉपिक्स हैं, एक क्वांटम थ्योरी और एक हमारे पास स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है, ठीक है। तो मे बी पॉसिबल कि वो कल रात में आ जाए, ठीक है, सैटरडे, वैसे कल का शेड्यूल थोड़ा सा है, लेकिन मे बी पॉसिबल कि वो कल रात में आ जाए, वरना फिर वो संडे वाले दिन तो लाजमी आ जाएगा। ठीक हो गया, हमारे पास चैप्टर 15 तक हम विद न्यूमेरिकल पहुंच जाएंगे। उसके बाद एक चैप्टर फंसेगा, और वो 16 में फंसेगा, क्या थोड़ा सा लेंदी है। 17 में न्यूमेरिकल्स नहीं, 18 में न्यूमेरिकल्स नहीं, 19 में जो न्यूमेरिकल्स है उनके टॉपिक रिड्यूस हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास चैप्टर 14 की कहानी हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे कोई ऑलमोस्ट 2000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, ठीक है। इसकी उम्मीद मुझे नहीं थी, लेकिन बस वो अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा हुआ है, और आप लोग को चीज़ें समझ में आती हैं, तो आप लोग का बड़ा शुक्रिया है, ठीक है। और अपनी दुआ में याद रखो, और इसी तरीके से इसको देखो, समझो। कोई चीज़ समझ में नहीं आती, कमेंट सेक्शन पे आओ। अगर किसी ने कोई सवाल किया है कमेंट सेक्शन पे, मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है, तो और अगर मैं जवाब दे भी रहा हूँ तब भी किसी ने कमेंट किया, तुमने देखा, तो तुम उसके सवाल का जवाब दे दो यार। इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि मतलब मैं ही दूंगा जवाब, आप दे दो जवाब, ठीक है। अगर गलती होगी, कुछ भी होगा, एंड देन अगर किसी ने जवाब दिया और वो किसी को गलत लग रहा है, तो वो फिर आ जाओ उसी कमेंट पे, भाई थोड़ा सा मतलब बातचीत हो जाएगी ना। इस तरीके से क्या होगा, आप अपने आप को थोड़ा एक्सप्लोर करोगे, ठीक है। अपने पास इल्म को रखो नहीं, इसको फैलाओ, ठीक है। जो भी चीज़ तुम्हें आती है तुम दूसरों तक पहुंचाओ। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, कुछ सवाल थे, कुछ और बहुत सारी चीज़ें थी, तो बस ठीक है। ये सारी चीज़ों का मैं कोशिश करता हूँ वीडियो अपलोड करते हुए मैं उन सवालों का जवाब देता हूँ, ठीक है। और बस ये हमारे पास आज की कहानी थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये कंप्लीट हुई, और अब इसके बाद हमने करना है चैप्टर नंबर 14 के न्यूमेरिकल्स, जो कि काफ़ी हद तक आसान है। एंड देन हमने मैथ भी करनी है। अभी फेब कंप्लीट हुआ है, मार्च अप्रैल मई जून, बहुत टाइम है, टेंशन नहीं लो, ठीक है। इंशाल्लाह बस दुआ में याद रखो, और इसको देखो, समझो, जहाँ तक पहुँचा सकते हो उसको पहुँचाओ। और फिर हम इंशाल्लाह अब अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 14 के न्यूमेरिकल्स और चैप्टर नंबर 15 की थ्योरी करेंगे।